नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। पुतिन का कहर 43वें दिन भी यूक्रेन पर लगातार बरस रहा है। रूस एक एक कर यूक्रेन के तमाम शहरों को खंडहर बनाता जा रहा है। रूसी फौज जमीन पर यूक्रेन की सड़कों पर कत्लेआम मचा रही है, तो वहीं आसमान से भी वो लगातार मिसाइलों को बरसा रही है। आपको बता दें कि यूक्रेन की सड़कों और गलियों में रूसी फौज का कत्लेआम लगातार जारी है। इधर यूक्रेन ने एक बार फिर नाटो के दरवाजे पर दस्तक दी है और यूक्रेन के विदेश मंत्री नाटो मुख्यालय गए और वहां पर गुहार लगाई कि उनके देश को सिर्फ और सिर्फ हथियार दिए जाएं, और ये हथियार भी ये डिफेंसिव हथियार ना हो, ये हथियार अटैक करने वाले हथियार हो। क्योंकि अगर बर्बरता से बचाना है, अगर कत्लेआम से बचना है, तो फिर वो हथियार चाहिए जो नरसंहार के खिलाफ पलटवार कर सकें, रूस को करारा तोड़ जवाब दे सकें। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नाटो मुख्यालय पर पहुंचे यूक्रेन के विदेश मंत्री और एक बार फिर से जो शांति वार्ता की बात थी उसे हटाकर, उसे पीछे कहीं छोड़कर युद्ध की बातें जो हैं वो तेज हो गई हैं। और ये तेज इसलिए हुई हैं क्योंकि पहले बूचा में नरसंहार होता है, उसके बाद होस्टमल का जिक्र आता है और बाद में मारियोपोल में ये दावा किया जाता है यूक्रेन के हवाले से कि 5000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ है। एक ऐसा नरसंहार हुआ है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। होस्टमल में भी बूचा जैसी घटना, नहीं थमे हमले, बूचा पर हाहाकार और पुतिन की बेटियों पर शिकंजा। तो ये चार तस्वीरें जंग के 43वें दिन की बड़ी अपडेट। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ जहां इंटरनेशनल कोर्ट में रूस और पुतिन पर तमाम तरह के सैंक्शन, उन्हें युद्ध का अपराधी होने का तमगा दिया जा रहा है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन के हवाले से, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो लगातार जंग को लेकर यूक्रेन दुनिया से गुहार लगा रहा है कि अभी भी समय है। इस नरसंहार की जो शुरुआत हुई है इसको रोकने का समय है। अगर आप वक्त रहते मदद करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम पलटवार कर सकें। और ये तमाम बड़ी जानकारियां जो है ये निकलकर सामने आ रही हैं। तो जंग के 43वें दिन जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं तो ये तमाम बड़ी और नई बातें निकलकर सामने आई हैं और अलग अलग शहरों का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। तमाम शहरों का हाल भी हम आपको दिखाएंगे, जानकारियां भी हम देंगे, हमारे संवाददाताओं के जरिए भी हम आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये जानना समझना जरूरी है कि जंग के 43वें दिन क्या है। लेकिन फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स आने वाले हैं और इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखाए समझाएंगे कैसे यहां पर अलग अलग शहरों पर हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो विदेशी हथियार पर करारा जवाब, अमेरिका से जेवलिन मिसाइल जो है वो यहां पर कहा जा रहा है मदद पहुंचने वाली है और इन हथियारों के जरिए करारा जवाब देने की बात जो है वो की जा रही है। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है, देखिए अमेरिका के जरिए स्विच ब्लेड ड्रोन जो है, जो इस वक्त आपकी टीवी पर सामने नजर आ रहे हैं, इन हथियारों का इस्तेमाल भी अब आगे भविष्य में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि मदद हम देंगे। ब्रिटेन की अगर आप बात करें तो कामकाजी ड्रोन जो है, कामीकाजी, वो यहां पर देने की बात की जा रही है। और ब्रिटेन भी उन दुनिया के प्रमुख देशों में से है जो रूस को दुनिया में अब अलग थलग करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, साथ ही यूक्रेन को हथियारों से लैस कर रहे हैं ताकि यूक्रेन की फौज जाकर सीधे युद्ध कर सके। जर्मनी की अगर आप बात करेंगे तो स्टिंगर मिसाइल जो है वो जर्मनी के हवाले से देने की बात कही जा रही है। जर्मनी यहां पर इन हथियारों को देने की बात कर रहा है और स्टिंगर मिसाइल जो है उसका जिक्र जर्मनी यहां पर कर रहा है। और कौन कौन सी मिसाइलें हैं और कौन कौन से हथियार हैं जिनका जिक्र चल रहा है, तो देखिए स्लोवाकिया की तरफ से S-300 डिफेंस सिस्टम, यानी एक मजबूत डिफेंस सिस्टम जो है उसको देने की बात की जा रही है। तो चाहे वो आत्मरक्षा की बात हो या पलटवार करने की, दोनों तरह के हथियार जो हैं वो दुनिया के तमाम अलग अलग मुल्कों से निकलकर सामने आ रहे हैं। और इन हथियारों के दम पर अब यूक्रेन कह रहा है कि इस नरसंहार का बदला लिया जाएगा, बड़ा बदला लिया जाएगा। हम आपको गीता मोहन, हमारी संवाददाता जो ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, डोनेट्स्क के इलाके में हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे युद्ध की विभीषिका को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। रूस और पोस्ट सोवियत स्टेट्स में जब मैकडॉनल्ड्स आया था तो बहुत ही बड़ा, इट वाज अ बिग इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट था, लंबे लंबे क्यूज होते थे। लेकिन अब क्योंकि रूसी एक्शन और इन्वेजन जो हुआ है यूक्रेन में, उसकी वजह से मैकडॉनल्ड्स जैसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल आउटलेट्स रूस से निकल गए हैं। डोनेट्स्क एक ऐसा इलाका है जिस पे रूसी कंट्रोल 2014-2015 से है, तो यहाँ पर ये चेंज काफ़ी साल पहले ही हो चुका था। ये देखिए मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट हुआ करता था, लेकिन
यहाँ पे लोग मैकडॉनल्ड्स को इतना पसंद करते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को नहीं छोड़ना चाहते, चाहे नाम बदल दे। लोगो देखिए थोड़ा बदल गया है, मैकडॉनल्ड्स डॉन मैक बन गया है। और अगर आप अंदर चल के देखिए सर्विस जो लेआउट है कि जिस तरीके का ये पूरा आउटलेट बना हुआ है वो बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह है, कुछ नहीं बदला है। यहाँ पे वही फिश, चिकन बर्गर, मीट बर्गर, फ्राइज, सब वैसा ही हो रहा है, सर्विस भी हो रहा है वैसा ही हो रहा है। लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते हैं मैकडॉनल्ड्स को, और इसीलिए अब ये डॉन मैक के नाम से लोग इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने में अगर आप देखें तो फ्राइज और जो बर्गर हैं वो अभी भी उनके सबसे फेवरेट आइटम्स हैं। डोनेट्स में कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेन आउटलेट्स यहाँ से काफ़ी साल पहले चले गए थे, रूस में अभी निकल रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, लोगों को अपने मैकडी की ज़रूरत है, तो इसलिए आउटलेट नहीं बंद हुआ, बस नाम बदल गया। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ गीता मोहन, आज तक। तो यहां पर आपने देखा खान पान पर भी जो असर है वो देखने को मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार जुड़ रहे हैं। राजेश, हम आपको बता दें वो वेटरन हैं, पहले दिन से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजेश, जरा ये बताइए कि नरसंहार को ऐसे लेकर ऐसा लग रहा है कि सीरीज दर सीरीज आ रही है। एक सीरीज आई बूचा से, उसके बाद अब कहा जा रहा है मारियोपोल, और एक और जगह है जहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या नजर आ रहा है आपको कि बातचीत जो है वो शायद पीछे रह गई है क्योंकि नेटो का इन्वॉल्वमेंट होना, हथियारों का इस्तेमाल बढ़ना, और अब ये कहना कि बदला लिया जाएगा? किधर देख रहे हैं आप युद्ध के हायर डायमेंशंस को? देखिए शुभंकर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से लोग मारे गए हैं इरपिन में, और ये बूचा में, इरपिन में, गास्तमल में, और ये बहुत ही दुखदायक बात है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये भी कहना जरूरी समझता हूं कि अभी तक इन लोगों की शनाख्त नहीं हुई है। ये लोग कौन थे? रूसी समर्थक थे, यूक्रेन समर्थक थे। तो रूस ने बोला है ये अब तक का उसके ऊपर सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन अटैक है, और इसको यूज किया गया है पूरी पीस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए। मैं आपको यही बता दूं, यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से नाटो देशों को घसीटा जा सके इस युद्ध के अंदर, और पब्लिक ओपिनियन रूस के खिलाफ बनाना बहुत जरूरी है। ये इसका एक हिस्सा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा है, हो सकता है, लेकिन जैसा हिंदुस्तान ने, चाइना ने और रूस ने डिमांड की है कि एक इंपार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और जो अपराधी हैं उनको जो है दंडित किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई और देशों में भी इसका रिएक्शन हो रहा है। फिनलैंड और स्वीडन ने अभी बोला है कि वो नेटो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फिनलैंड की सीमा बिल्कुल रूस के साथ सटी हुई है, और ये रेड लाइन है रूस के लिए, जैसे यूक्रेन के लिए थी कि अगर वहां किसी तरह से नेटो मिसाइल या नेटो हथियार आएंगे तो रूस हमला करेगा। तो अपने आप में स्थिति पूरे देश में, पूरी दुनिया में बिगड़ रही है इस वक्त। बुल्गारिया ने वेपन देने का फैसला किया था यूक्रेन को, लेकिन बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में बहुत बड़ा जलसा हुआ है कल इसके खिलाफ। ग्रीक में जलसे हो रहे हैं डेली इसके खिलाफ कि महंगाई बढ़ रही है। ये युद्ध जो है पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। हंगरी का बॉयकॉट हो रहा है यूरोपियन यूनियन में क्योंकि वो रूस का समर्थन कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने कार्टून जारी किया ये कहते हुए कि रूस, अमेरिका चाहता है कि हम एक साइड लें। अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला। ताइवान की बात हो रही है। देखिए शुभांकर, पूरी दुनिया में इसका असर हो रहा है, और पूरी दुनिया में पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कल्चर बहुत तेज हो गई है इस वक्त। शुभांकर, नहीं तो राजेश, जो बात आप कह रहे हैं उस बात का पूरा लब्बो लबाब जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि दुनिया के लिए आगे आने वाले दिनों में शांति की या राहत की, महंगाई को लेकर उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि फिनलैंड का जिक्र आपने कर दिया। अब अभी यहां पर यूक्रेन का मसला हल नहीं हुआ है। अगर वो भी यही बात करेंगे तो लाजमी है रूस एक बार फिर कहेगा हमारी संप्रभुता को खतरा है। तो जो समाधान हम देख रहे थे इस्तांबुल में, ऐसा लग रहा था कि देखिए वहां से चीजें बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, एक पॉजिटिव नोट पर जा रही हैं। क्या उससे कम से कम ये माना जाए कि वो डिरेल हो चुकी हैं? देखिए शुभांकर, बड़ी उम्मीद थी इस्तांबुल समझौते के बाद कि कुछ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कदम बढ़ रहे हैं, और जब रूस ने अपनी पूरी सेनाएं उत्तरी यूक्रेन से, कीव के मुहाने से और जो है चार्निहाइव से हटाई, तो लग रहा था एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और शायद शांति को एक मौका मिलेगा। लेकिन जैसे जो बूचा से रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसको रूस बोल रहा है कि डॉक्टर्ड रिपोर्ट्स हैं, देखिए कहीं ना कहीं पीस प्रोसेस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। हमें पूरी तरह से नाउमीन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आप में पीस प्रोसेस को ये बहुत बड़ा धक्का है। और इसके बाद जिस तरह की रिएक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट और खासकर यूके से आ रही है, वो अपने आप में पीस को किसी तरह से दरकिनार करने की एक कोशिश हो रही है।
नहीं, ये बहुत अहम जानकारियां राजेश आपने दी और लगातार पहले दिन से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस आपकी बातों से एक बात साफ हो रही है कि दुनिया पर महंगाई का खतरा, जंग का खतरा, परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बरकरार है। उम्मीद करेंगे कि दुनिया इसको समझेगी और शांति की तरफ कदम बढ़ाएगी, लेकिन कम से कम निकट भविष्य में ऐसा नतीजा निकल कर नहीं आ रहा। और अब बात करते हैं गोरखपुर को लेकर, क्योंकि गोरखपुर हमले के आरोपी ने एटीएस की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। हम आपको बता दें कि मुर्तजा का कबूलनामा कैमरे पर सामने आया है और इस कैमरे में कबूलनामे में वो दावा कर रहा है कि मुसलमानों के साथ उसे यह लगा कि देश में गलत हो रहा है। उसने सीए, एनआरसी का जिक्र किया और इस कबूलनामे में यह भी साफ हो गया कि वो दिमागी तौर पर मरने मारने के लिए तैयार होकर आया था, यानी कफन बांध कर आया था। हम आपको दिखाते हैं मुर्तजा का वो कबूलनामा। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया, सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ही बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर देखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए। तो अपने आप में एक अहम खुलासा। अब बात करते हैं एक और खबर की। आपको याद होगा एक नारा निकला था कि यूपी में काबा, और जवाब आया था बुलडोजर बाबा। योगी सरकार के सत्ता में आते ही एक बार फिर से एक्शन शुरू हो गया और बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा शहजील इस्लाम ने ही सीएम योगी पर विवादित बयान दिया था और ये कहा था कि उनके मुंह से अगर आवाज निकली तो फिर हमारी बंदूकों से धुआं नहीं बल्कि गोलियां निकलेगी। और उसके बाद अब ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो इनके पेट्रोल पंप पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खबर अपने आप में अहमियत रखती हुई बरेली में समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं जिनके बड़बोले बोल जो हैं वो निकलकर सामने आए थे, काफी सुर्खियां बटोरी थी। विवादित बयान था प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर और अब ये कहा जा रहा है कि यहां पर यह अवैध निर्माण था जिस पर यह बुलडोजर चला है। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामपुर रोड पर श्री शहजील इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। तो आपने सुना 13/7/2020 को नोटिस जारी किया था, लेकिन बयान आया उसके बाद बुलडोजर चल गया। अब अगर आपको नहीं पता कि वो बयान क्या था तो हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले शहजील इस्लाम की तरफ से एक विवादित बयान आया था। काफी कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए आप। और योगी जो कि नेता सदन थे, वहां पर उन्होंने बहुत उल्टा सीधा हम लोगों के बारे में भी कहा, बस मुंह से गाली नहीं दी, उन्होंने सारे क्रियाक्रम कर लिए। लेकिन आज हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदन होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ के हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है।